हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले एंशियंट एंड मिडेवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सेमेस्टर थर्ड के लिए है और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द Question number third. Critically analyze the concept of kingship and statecraft by Brihaspati. Brihaspati, a revered sage in ancient Indian tradition, is often credited with developing theories of statecraft that are distinct from the more well-known Kautilya. Arshas Brihaspati contribution to Indian political thought emphasized practical governance, diplomacy, and the ethics of rulership, blending realism with moral principle. Although historical references to Brihaspati's work are limited, his ideas, as mentioned in various classical texts, offer important insight into kingship and statecraft. Here's a critical analysis of his view. जो बृहस्पति हैं वो एक ऋषि थे जिन्हें भारतीय परंपरा में काफ़ी पूजनीय माना जाता है, और जो उनके स्टेटक्राफ्ट की जो थ्योरीज़ हैं वो उनका जो सिद्धांत है उनका श्रेय दिया जाता है कौटिल्य को। उनका श्रेय जो है वो कौटिल्य से अलग है। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो बृहस्पति का योगदान है उसमें उन्होंने प्रैक्टिकल गवर्नेंस, डिप्लोमेसी और एथिक्स ऑफ रूलरशिप, इन सब पर जोर दिया है, जिसमें कि उनके नैतिक सिद्धांत शामिल हैं इन सब में। और इसके कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में शामिल किया गया है, जैसे उनके विचार क्या थे, उनके विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथ जो लिखे थे उन्होंने, उसमें क्या महत्वपूर्ण था। जैसे कि उसमें स्टेट क्राफ्ट यानी कि राजतंत्र और शासन कला के बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब किया है। और उनके कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिकल एनालाइज व्यू है वो है रियलिज्म इन स्टेट क्राफ्ट। जैसे कि पैरागमेटिक गवर्नेंस, बृहस्पति's कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट लाइक Kautilya's is based on realism. He emphasized that the ruler must focus on practical concern of governance, including securing power, managing resources, and maintaining internal order. Brihaspati advocate using diplomacy, intrigue, and even deception when necessary to protect the state. जो बृहस्पति का कॉन्सेप्ट है स्टेट क्राफ्ट का, वो कौटिल्य के जो कॉन्सेप्ट है रियलिज्म का उससे काफ़ी सिमिलर है। जैसे कि जो बृहस्पति है वो एम्फसाइज करते जो रूलर है उसको फोकस करना चाहिए अपने गवर्नेंस, यानी कि जो भी उसका शासन हो रहा है जिस भी एरिया में, उसके क्या प्रैक्टिकल कंसर्न है, उसकी क्या सिक्योरिटी है, क्या सिक्योरिंग पावर है, और किस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, ये और एक आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना शामिल है इन सब चीज़ों में। बृहस्पति ने किसी भी स्टेट की रक्षा के लिए डिप्लोमेसी और इंटरव्यू इन सब को नेसेसरी माना है, जिससे कि कोई भी अगर स्टेट में धोखा हो तो इन सब चीज़ों से हम स्टेट को प्रोटेक्ट कर सकें अपने डिप्लोमेसी से। इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे दिस पैरागमेटिक एंड समटाइम cynical approach to governance has been criticized for prioritizing expenditure over ethical consideration. While it acknowledges the harsh realities of power, it can justify immoral actions such as manipulation or betray as long as they serve the interest of the state. जैसे कि शासन के प्रति जो भी सरकार का जो भी गवर्नेंस का व्यवहार है उसको एक तरीके से हमें मोरल वैल्यूज़ पर कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट के पैरागमेटिक अप्रोच को कंसीडर किया, यानी कि गवर्नमेंट का किस तरीके से शासन होगा, जबकि इससे जो सत्ता है जो भी शासन कर रहा है उसकी जो वो अपने शासन को एक तरीके से हार्श बना सकता है अपनी पावर का यूज़ करके, उसको और अत्यधिक कठोर कर सकता है, जिससे कि वो अनैतिक कार्य भी कर सकता है, जैसे हेरा फेरी या विश्वासघात। इन सब को फिर वो जो शासक है वो उचित ठहरा सकता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो बृहस्पति की जो स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी है उसमें उन्होंने मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा कंसीडर नहीं किया।
तो वो इन सब चीज़ों को करके, हेरा फेरी या विश्वासघात करके वो ये शो कर सकता है जो भी शासक है कि वो ये सब राज्य के हित के लिए कर रहा है या उसकी सेवा करने के लिए कर रहा है। Diplomacy and espionage. Focus on diplomacy. Brihaspati is often associated with strategies that emphasize diplomacy and negotiation in maintaining state relationships. He believed that a king should prioritize diplomacy over war whenever possible, using alliances, treaties, and negotiation to resolve conflicts and expand influence. Espionage. Like Kautilya, Brihaspati valued espionage as a key tool of governance. He stresses the importance of gathering intelligence and about both internal and external enemies, using spies to influence decision making and ensure the security of the state. डिप्लोमेसी होती है कूटनीति, यानी कि किसी भी जो राज्य है उसकी क्या नीति है जिसकी वजह से उसकी स्टेट जो है अच्छे से चल पा रही है। और एस्पियोनाज होता है जासूसी, कि किस तरीके से जासूस जो है वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज़ जो हैं वो कौन है उससे हमें पता चलता है जासूसी करने से। इससे हम ये एक तरीके से स्पाइस से इन्फ्लुएंस होता है, जिससे कि जो सामने वाली पार्टी है उसका डिसीजन मेकिंग को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए। और डिप्लोमेसी पे बृहस्पति कहते हैं कि उन्हें मतलब जो भी स्टेट है उसको ऐसी कूटनीतियाँ बनानी चाहिए और बातचीत पर ऐसे जोर देना चाहिए जैसे कि अगर संभव हो तो युद्ध और गठबंधन संधियाँ इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि एक राजा को संघर्ष सुलझाने और अपने राज्य का विस्तार करने में कूटनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए। द रोल ऑफ किंग, प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेट. Brihaspati's vision of kingship is paradigmatic, where the king's primary duty is to protect the state and its people. The king is seen as the head of the political order, responsible for ensuring the prosperity and security of the state through both moral and practical means. Moral ambiguity. While Brihaspati does not ignore the ethical responsibility of the king, he places a strong emphasis on power and control. A king must be both moral guide and cunning strategist, capable of making difficult decisions that may sometimes go against conventional morality for the greater good of the state. जो रोल है किंग का वो ये बेसिकली ये है कि वो अपने राज्य की सुरक्षा पर ध्यान दे। जो बृहस्पति था उनका विजन था कि जो किंग है वो उसकी जो अप्रोच है वो पैरागमेटिक होनी चाहिए, जहाँ पर किंग की प्राइमरी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि वो अपनी स्टेट और अपनी स्टेट के पीपल को प्रोटेक्ट करे। और किंग को एक पॉलिटिकल ऑर्डर में हेड माना गया था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने स्टेट की प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी को एक मोरल और प्रैक्टिकल मीन्स से देखे, जिससे कि सबका वेलफेयर हो। और बृहस्पति जो है वो किंग की इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको भी इग्नोर नहीं करते। उन्होंने थोड़े बहुत ये कहा है कि किंग जो है उसका स्ट्रॉन्ग मतलब किंग की इस बात पर जोर दिया है कि वो पावर और कंट्रोल जो है उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, और किंग जो है वो मोरल गाइड के साथ साथ कनिंग स्ट्रेटजिस्ट भी हो, यानी कि वो नैतिकता को भी प्रभावित करे, यानी कि नैतिकता को भी गाइड करे, और साथ में एक चालाक वो डिप्लोमेसी मेकर हो, जिससे कि जो उसकी कूटनीतियाँ हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने डिसीजन को ले पाए और अच्छे से ले पाए, जिससे कि स्टेट का आगे उद्धार हो। इकोनॉमिक गवर्नेंस, रिसोर्सेज मैनेजमेंट. Brihaspati emphasized the importance of wealth and resources in the functioning of the state. बृहस्पति ने वेल्थ के और रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है, जिससे कि जो एक स्टेट है उसकी किस तरीके से फंक्शनिंग हो सकती है। वो आर्ग्यू करते हैं कि किसी भी प्रॉस्पेरियस स्टेट के लिए कुछ केयरफुल मैनेजमेंट होने चाहिए रिसोर्सेज के, टैक्सेशन के और ट्रेड के। जो किंग है इन सब फ्लो को इंश्योर करे कि किस तरीके से उसका रिवेन्यू मेंटेन हो रहा है स्टेट मिलिट्री में, और किस तरीके से उसकी ब्यूरोक्रेसी और वेलफेयर प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहे हैं। एथिक्स एंड मोरलिटी इन स्टेटक्राफ्ट, बैलेंसिंग मोरलिटी एंड पैरागिटिमिज्म. Brihaspati's statecraft does not entirely discard morality. He recognized the importance of ethics in maintaining social order and legitimacy. जो बृहस्पति का स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी है उसमें मोरालिटी यानी कि नैतिकता को पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं किया गया है,
उन्होंने कुछ चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ किया और उनको इम्पोर्टेंस दी है, जैसे कि इथिक्स जो है वो इस तरीके से होने चाहिए जैसे कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर और लेजिटमेसी मेंटेन रहे। और उन्होंने सजेस्ट किए कुछ मोरल प्रिंसिपल, जो कि मोरल प्रिंसिपल शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट प्रैक्टिकल गवर्नमेंट, जो कि गवर्नेंस के किसी भी कार्य में बाधा ना डाले। और जो किंग है उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि स्टेट का वेलफेयर किस तरीके से हो, और इवन इफ़ इट मीन मेकिंग मोरली एम्बिजियस डिसीजन, और उसको मोरली सही डिसीजन लेने होंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट। War and conquest. War as a last resort. Unlike some other ancient political thinker who saw warfare as a natural extension of state power, Brihaspati advocate for war only when diplomacy fail. जैसे कि अदर जो एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर थे उनका मानना था कि जो भी वॉर है यानी कि युद्ध है वो एक नेचुरल एक्सटेंशन है किसी भी अपनी स्टेट की पावर को बढ़ाने के लिए। वहीं पर बृहस्पति का मानना था कि वॉर तब होती है जब किसी भी राज्य की किसी भी स्टेट की डिप्लोमेसी फेल होती है, किसी भी राजा की कूटनीति जो है वो काम नहीं करती। उनका मानना था कि जो वॉर है वो एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, यानी कि लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी इसका काफ़ी डिस्ट्रक्टिव नेचर है। दैट रूलर शुड exhaust all other avenues before resorting to military conflict। और जो किंग है रूलर है उसको सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर युद्ध हो रहा है तो उसके जो मिलिट्री के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन सब चीज़ों को ध्यान रख के मिलिट्री को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करे। The concept of dand, punishment, discipline and punishment. Like other Indian political thinker, Brihaspati recognized the role of dand punishment in maintaining social order and authority. However, he placed more emphasis on subtle form of discipline such as espionage, surveillance and psychological control rather than relying solely on overt force. जो जैसे कि अदर पॉलिटिकल थिंकर थे उन्होंने भी दंड और पनिशमेंट पर अपना मतलब उनको रिकॉग्नाइज करके उस पर कुछ सोशल ऑर्डर और अथॉरिटी बनाई है। इसी तरीके से बृहस्पति ने भी किया था कि उन्होंने सोसाइटी में सोशल ऑर्डर और अथॉरिटी मेंटेन रखने के लिए उन्होंने कुछ सबटाइटल फॉर्म जो थी डिसिप्लिन की उस पर फोकस किया था, जैसे कि जासूसी करना, सर्विलेंस और साइकोलॉजिकल कंट्रोल पर, रादर देन सोनली ऑन ओवरफोर्ड फोर्स, यानी कि फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल ना करके वो जासूसी, सर्विलेंस और साइकोलॉजिकल कंट्रोल से किसी भी स्टेट को दंड या उसकी पनिशमेंट और उसका डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते थे। Criticism. While this approach could lead to more stable and orderly state, it also risks creating a highly controlled authoritarian society where individual freedom are compressed in name of security. The use of espionage and surveillance as a tool of control can lead to a culture of fear, suspicion, ultimately undermining the social cohesion that the ruler seeks to maintain. इस अप्रोच को मतलब एक उन्होंने बृहस्पति ने इस तरीके से बनाया था कि सोसाइटी में जो सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेबल रहे। लेकिन इसके जो क्रिटिसिज्म है उनका मानना है कि ये एक सोसाइटी में रिस्क को क्रिएट करती है, क्योंकि जो ऑथोरिटेरियन सोसाइटी है उसमें इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाती है कि ऑन द नेम ऑफ सिक्योर, मतलब उनकी जो ऑथोरिटेरियन सोसाइटी में इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती है नेम ऑफ सिक्योरिटी, कि हमें अपने स्टेट की सिक्योरिटी के चक्कर में जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको कंट्रोल करना होगा। जैसे कि जासूसी और सर्वेलेंस ये जो टूल हैं ये एक कल्चर क्रिएट करते हैं जिसमें कि जो प्रजा है उसको में काफ़ी भय रहता है और सस्पिशियसली वो कहीं ना कहीं से एक तरीके से स्पाई किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ये बात उनके मन में रहती है, तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है। State as a moral and material entity, material strength. Brihaspati believe that the strength of the state lies in its material resources, wealth, military power and territory. A strong state is one that can protect its citizen and ensure prosperity. बृहस्पति का मानना था कि एक स्टेट जो है उसकी स्ट्रेंथ उसकी मटेरियल रिसोर्सेज में लाई करती है, जैसे कि उसकी कितनी वेल्थ है, क्या मिलिट्री पावर है और उसकी कितनी टेरिटरी है। और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सिटीज़न को मतलब उसके सिटीज़न और
उनकी प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर होना होगा। Moral legitimacy. While material strength is crucial, Brihaspati is also acknowledge the importance of moral legitimacy. A ruler who governs without regard for moral principle risks losing the loyalty and respect of his subject, which can ultimately weaken the state. Moral legitimacy यानी कि बृहस्पति का मानना था कि जो प्रजा है उसमें कुछ मोरल इथिक्स होने चाहिए अपने किंग के प्रति। अगर मान लो एक किंग है वो जो गवर्न कर रहा है लेकिन उसके जो मोरल प्रिंसिपल है प्रजा के लिए वो अलग है, तो उसकी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट जो उसकी प्रजा के सामने कहीं ना कहीं कम होगी। तो ये एक अल्टीमेटली फियर होता है स्टेट को कमज़ोर करने का। तो इस चीज़ पर मोरल लेजिटिमेसी पर भी उन्होंने एक्नॉलेज किया है। Conclusion. Brihaspati's concept of kingship and statecraft blends realism with moral consideration, advocating a pragmatic approach to governance that balances ethical responsibilities with the practical demand of maintaining power and security. His emphasis on diplomacy, espionage, and resources management reflect a sophisticated understanding of statecraft in ancient India. However, his views also raise ethical concern, particularly around the use of dissipation, thus potential for authoritarianism, and the justification of immoral action for the sake of the state. While Brihaspati's idea provide valuable insight into the complexity of governance, they also highlight the inherent tension between morality and the real politic in the exercise ऑफ पावर। जो बृहस्पति का कॉन्सेप्ट है किंगशिप और स्टेट क्राफ्ट का, वो एक मिक्सचर है रियलिज्म और मोरल कंसिडरेशन का, जिसमें कि पैरागमेटिक अप्रोच जो है वो गवर्नेंस की बैलेंस करती है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और प्रैक्टिकल डिमांड को स्टेट में, जिससे कि पावर और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। बृहस्पति जो है इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए एक स्टेट की, और उसकी एस्पोनेज और रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरीके से एंशंट इंडिया में इस बात को काफ़ी हाईली कंसिडर किया जाता था। और लेकिन इसमें कुछ इनके एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि किंग जो है वो उसके पास कुछ मोरल कंडक्ट नहीं है, उसकी कुछ मोरल ड्यूटीज़ नहीं है, जो कि जिससे कि वो इमोरल एक्शन को भी स्टेट के नाम पर सही ठहरा सकता है। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। और बृहस्पति का जो आइडिया है वो हमें वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से गवर्नेंस की क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी और क्या एक स्टेट की टेंशन होती है मोरालिटी और रियल पॉलिटिक्स के बीच में, जहाँ पर पावर का हमें यूज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री एंड वेलफेयर इन शुक्र नीति। इसमें हमें जो शुक्र नीति में कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का और मिलिट्री का, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। The Shukra Niti attributed to the sage Shukracharya in ancient India treasuries on statecraft, governance and ethics. It offers comprehensive guidelines for the ruler and advisory on how to govern a state effectively with a focus on the welfare of people and military strategies. The text emphasizes the balance between maintaining a strong military for security and ensuring the welfare of the population. Here is a description of the concept of military and welfare in शुक्र नीति। जो शुक्र नीति है उसका श्रेय जाता है जो ऋषि थे शुक्राचार्य उनको। ये एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें कि स्टेट क्राफ्ट और मोरल इथिक्स जो थे गवर्नेंस की क्या नैतिकता थी उस पर आधारित है। और ये शासक और उनके सलाहकारों को एक राज्य के प्रभावी ढंग से चलाने के तरीक़ों के बारे में एक दिशा निर्देश प्रदान करती है, जिसमें जनता के वेलफेयर और मिलिट्री की जो भी रणनीति है उस पर ध्यान दिया जाता है। और इसमें हमें किस तरीके से हम अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपने जो सब्जेक्ट हैं उनके वेलफेयर को
सुनिश्चित कर सकते हैं, किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं, उसके बीच संतुलन बनाने पर ये जोर देते हैं शुक्राचार्य। और शुक्र नीति के कई सारे अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि मिलिट्री स्ट्रेटजी इन शुक्र नीति, इम्पोर्टेंस ऑफ मिलिट्री पावर। शुक्राचार्य stresses that a ruler must maintain a strong and well organized military to protect the kingdom from internal and external threat. He believed that military strength was essential for preserving order, securing borders, and ensuring the sovereignty of state. A weak ruler is vulnerable to invasion, rebellion, and political instability, so a well prepared and disciplined military force is seen as an indispensable part of governance. जो शुक्राचार्य हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि एक किंग को एक मजबूत और एक मेंटेन यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री पावर होनी चाहिए जो कि उसके किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके, और जो स्टेट है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी थ्रेट हैं, खतरे हैं, उनसे उसे बचा सके। और उनका मानना था कि राज्य में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें कि जो उनके बॉर्डर हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनकी सेफ्टी को एक तरीके से सुनिश्चित किया जाए, और जो राज्य की संप्रभुता है उसको भी सुनिश्चित किया जाए, जिसमें कि मिलिट्री पावर का होना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी एक कमज़ोर शासक होगा वो आक्रमणों और विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरताओं के प्रति संवेदनशील होता है, जिसमें मतलब इसके लिए एक अच्छी तरह से उसे वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री तैयार करनी चाहिए जो कि उसके गवर्नेंस का एक काफ़ी इंडिस्पेंसेबल पार्ट माना गया है अकॉर्डिंग टू शुक्राचार्य। Role of the king as the commander. The king is expected to lead the military and make strategic decision regarding warfare according to Shukra Niti. The king must be knowledgeable in the art of war, including tactics, battle formation, and effective use of resources. The king should also display courage and wisdom in dealing adversaries, ensuring that the military is used judicially to maintain peace and security. जो राजा उसको अपनी मिलिट्री का एक तरीके से लीड करना चाहिए, और युद्ध के बारे में और राजनीतिक जो उसकी निर्णय हैं उनको ले जाने के बारे में किंग को अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। और जो किंग है उसको एक जो युद्ध की कला है, आर्ट ऑफ वॉर है, उसके बारे में नॉलेजेबल होना चाहिए, जिससे वो अपने मतलब फील्ड में रणनीति और युद्ध संरचना से अपने रिसोर्सेज का अच्छे ढंग से यूज़ कर सके। और राजाओं को किसी भी तरह के जो उसके शत्रु हैं उनसे निपटने के लिए एक साहस और बुद्धिमत्ता दिखानी चाहिए, जिससे कि जो कि यह सुनिश्चित करती है कि किस तरीके से शांति और सुरक्षा बनाए जानी चाहिए सेना के द्वारा, और उसका किस तरीके से यूज़ किया जाए। एथिकल कंडक्ट इन वॉरफेयर. शुक्र नीति एडवोकेट फॉर एम्फेसाइज वॉरफेयर discouraging unnecessary violence or destruction. The text emphasizes that war should be fought only when necessary and non-combatants, women, children, and elderly should be protected. It also stressed the importance of treating prisoners of war with dignity, not engaging in act of cruelty or needless bloodshed. शुक्र नीति में जो शुक्र है वो इस बात को एडवोकेट करते हैं कि वॉरफेयर में एक एथिकल होना चाहिए, और मतलब इस डिस्करेजिंग मतलब अननेसेसरी वायलेंस ना हो, वो अननेसेसरी वायलेंस और डिस्ट्रक्शन को डिस्करेज करते हैं। और जो ये टैक्स है वो इस बात पर जोर देता है कि लड़ाई तभी लड़ी जानी चाहिए जब एक तरीके से अनिवार्य हो, और जैसे कि जो नॉन कॉम्बैट है यानी कि जो लड़ाई नहीं कर रहे, गैर लड़ाका जो माने जाते हैं, जैसे कि विमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली जो है उनको मिलिट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और शुक्र जो है इस बात पर भी इम्पोर्टेंस देते हैं कि किस तरीके से जो मतलब प्रिजनर है उनके साथ हमारा क्या व्यवहार है, उन्हें सम्मान पूर्वक व्यवहार दिया जाना चाहिए। यानी कि जो भी वॉर में हारे हैं, जो भी प्रिजनर बने हैं वॉर में, सैनिक जो थे, उनको एक सम्मान पूर्वक व्यवहार दिखाना चाहिए हमें, और बिना मतलब कि उनके साथ ब्लड शेड नहीं करना चाहिए। ये इन सब बात पर शुक्र नीति में जोर दिया गया है।
use of diplomacy before war. While Shukracharya acknowledged the importance of military strength, he advocated for the use of diplomacy as first resort. He advised ruler to exhaust all means of negotiation, treaties, and alliance before resorting to war, viewing military conflict as last resort. इसमें जो शुक्राचार्य हैं उनका ये मानना है कि हमें वॉर से पहले डिप्लोमेसी को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने इस बात को महत्व दिया है कि हमें मिलिट्री का इस्तेमाल ना करके डिप्लोमेसी को पहले विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, एज अ फर्स्ट रिजॉर्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें किंग को सलाह दी जाती है कि वो युद्ध का सहारा लेने से पहले बातचीत करे दूसरे पार्टी के साथ और संधि बनाए, गठबंधन के लिए सलाह दी जाती है। ये सब शुक्र नीति में बताया गया है वॉर से पहले, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट से पहले। और अगर इन सब के बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं मिलता तब मिलिट्री कन्फ्लिक्ट को एज अ लास्ट रिजॉर्ट माना गया है। दिस रिफ्लेक्ट द पैरागमेटिक नेचर ऑफ शुक्र नीति वेयर द preservation of peace and stability is seen as ultimate goal and war is viewed as unnecessary evil when other means fail। शुक्र नीति में इस बात को एक व्यवहारिक प्रकृति के रूप में दर्शाया गया है जहाँ पर शांति और स्थिरता को बनाए रखना मतलब वो चाहते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य माना गया है, जबकि जो उसके अन्य साधन हैं जैसे कि वॉर वो तब होगी जब बाकी ये सारे साधन विफल हो जाएं। तो युद्ध को एक बुराई के रूप में देखा गया है इसमें। रोल ऑफ एस्पोनेज एंड इंटेलिजेंस लाइक अदर एंशिएंट इंडियन texts of statecraft, शुक्र नीति highlight the importance of espionage in military strategy. Gathering intelligence about enemy forces, internal dissidents and potential threat is crucial for maintaining security and preparing for conflict। जैसे कि जासूसी जो है और खुफिया जानकारी की भूमिका इसमें अहम बताई गई है। जैसे कि उस समय के जो अन्य थिंकर थे, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो थे स्टेट क्राफ्ट के बारे में, उसमें भी ऐसा ही कहा गया है। और शुक्र नीति में भी जासूसी को मिलिट्री स्ट्रेटजी में काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे कि दुश्मन की ताकतों को और उसके आंतरिक असंतुष्टों को उसके खतरों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाना और अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैयारी करना महत्वपूर्ण माना गया है। जो शुक्राचार्य हैं वो शासकों को एडवाइस देते हैं कि जासूसों और मुखबरों का उपयोग करने से वो राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये शुक्राचार्य और जो बृहस्पति हैं उनके जो कॉन्सेप्ट है मिलिट्री और वॉरफेयर पर, वो एक तरीके से काफ़ी सिमिलर है। इनके सबके जो आइडियाज़ हैं शुक्राचार्य और बृहस्पति के वो सिमिलर है, और कुछ हद तक कौटिल्य के भी इनसे इन्फ्लुएंस ही है जो आइडियाज़ है। वेलफेयर इन शुक्र नीति, welfare of the people as a central governance. Shukra Niti emphasizes the welfare of people as the primary duty of the ruler. The king's legitimacy and strength derived from the prosperity and happiness of their subject. If the people are dissatisfied or oppressed, the kingdom is likely to face internal strife and rebellion. जो शुक्र नीति है वो इस बात पर जोर देती है कि एक किंग की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो ये होनी चाहिए कि अपनी जो पीपल है उनके वेलफेयर किस तरीके से, और किंग को इस बात की मतलब एक तरीके से वैधता होनी चाहिए किस तरीके से वो अपनी शक्ति से प्रजा की समृद्धि और खुशी को बनाए रख सकता है। अगर उसके लोग जो हैं किसी भी उसके राज्य के जो लोग हैं वो असंतुष्ट होंगे और उत्पीड़ित होंगे तो राज्य में एक इंटरनल स्ट्रीफ की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। द वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूड इकोनॉमिक वेल बींग, justice and social harmony. Shukracharya stresses that a prosperous and content population is a foundation of strong and stable government. जो जनसंख्या के कल्याण में एक तरीके से जो स्टेट है उसकी इकोनॉमिक वेलबींग भी अच्छी होगी और उसके किस तरीके से न्याय हो रहा है और उसमें क्या सोशल हार्मनी क्रिएट हो रही है सोसाइटी में, वो भी एक वेलफेयर है स्टेट में। शुक्राचार्य जो वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें जो पॉपुलेशन जो मेन फाउंडेशन है किसी भी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्टेट की वो ये है कि जो उसकी पॉपुलेशन है वो प्रॉस्पेरियस है यानी कि समृद्ध है।
just and fair administration. The ruler must ensure that law are just and applied equally regardless of social status. The text advocate for the protection of weak and the provision of justice to all citizen. Corruption, abuse of power, exploitation of poor are strongly condemned in Shukra Niti. The king is expected to act as guardian of the people, ensuring the taxes are fair and the resources are distributed equitably. जो रूलर है उसको इंश्योर करना होगा कि उसकी स्टेट में जो लॉ है वो इक्वली अप्लाइबल हो सबके साथ, और किसी का भी सोशल स्टेटस, जैसे कि मनु में सोशल स्टेटस जो था इंडिविजुअल का, उसके अकॉर्डिंग उसको जस्टिस मिलता था, उसके अकॉर्डिंग उसके लॉ क्रिएट थे, तो ऐसा ना हो। ये टेक्स्ट जो है वो एडवोकेट करता है जो पुअर है उनकी जो वीक है पुअर है उनकी प्रोटेक्शन करना, और सभी सिटीज़न के लिए एक प्रोविज़न तैयार करता है जस्टिस का, जिसमें कि करप्शन और अब्यूज़ ऑफ पावर और एक्सप्लोटेशन ऑफ पुअर, यानी कि पुअर जो गरीब लोग हैं उनका शोषण जो करते हैं उनके बारे में स्ट्रांगली कंडेमन किया गया शुक्र नीति में। यानी कि इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी नागरिकों को न्याय प्रदान किया जाना चाहिए समान रूप से। और जो किंग है उसको माना जाता है कि वो गार्डियन है अपनी प्रजा का, और वो राज्य में टैक्स और सही तरीके से कानून को लागू कर सकता है, जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। शुक्राचार्य जो है वो रूलर्स को एडवाइस करते हैं कि उन्हें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर फोकस करना चाहिए बाय एनकरेजिंग एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स। उन्होंने इस बात को इम्पोर्टेंस दिया है कि नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना, वेल्थ और रिवेन्यू को वाइजली इंश्योर करना, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक जो उनका किंगडम है उसके लिए वेलबींग साबित हो। The state must invest in public infrastructure such as road, water supply system and markets to support economic activities and improve the standard of living for population। और जो स्टेट है उसको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम और मार्केट्स में, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट मिले और जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव हो। Role of the king as caretaker. The king is not just as a political leader but also as a caretaker of the people's well-being. He must protect them from external aggression, provide justice and ensure their economic and social welfare। इसमें जो शुक्राचार्य है वो ये एडवोकेट करते हैं कि किंग की जो ड्यूटी है वो एज अ पॉलिटिकल लीडर नहीं है, बल्कि वो केयर टेकर है जो उसकी जनता है उसकी वेलबींग का, और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी जनता को फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, और जनता को प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर इंश्योर कर पाए, मतलब अच्छे से वेलबींग रहे पूरी जो पॉपुलेशन है। शुक्र नीति प्रमोट द idea that the king must be compassionate and accessible to his people, listening to their grievances and ensure that their नीड आर मेट। इसमें जो शुक्र नीति मतलब इस विचार को बढ़ावा देती है कि राजा को अपनी प्रजा के प्रति दयालु होना चाहिए और वो इजीली अप्रोचेबल हो अपनी प्रजा के लिए, जिससे कि वो उनके जो भी शिकायतें हैं उनको सुने और उनको सेटिस्फाई करे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, जो भी उनकी बेसिक नीड है। Public work and social welfare program. Shukracharya emphasized the importance of public work as work such as the construction of irrigation system, roads, temple and schools. These projects are vital for the overall development of the kingdom and are essential for ensuring the welfare of the people. शुक्राचार्य जो है वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो पब्लिक वर्क है, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम का कंस्ट्रक्ट कराना, टेम्पल्स, रोड और स्कूल को बनवाना, ये सारा जो प्रोजेक्ट है इससे जो उसकी प्रजा है और उसके जो स्टेट है, किंगडम है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल है जिससे कि किंग अपनी जो प्रजा है उसका वेलफेयर कर सके। ही ऑल्सो एडवोकेट द क्रिएशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम टू सपोर्ट द पुअर, विडोज, orphan and the elderly, ensuring that vulnerable section of the society are taken care of.
इसमें जो शुक्राचार्य है वो इस बात को भी एडवोकेट करते हैं कि जैसे वेलफेयर प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए जिनसे कि पुअर जो है, गरीब है, विधवा है, अनाथ हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनको मदद मिले। और अपनी मतलब वो और किंग को ये चीज़ सुनिश्चित करनी होगी कि समाज के कमज़ोर जो वर्ग है उनका भी वो ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करे जिनसे कि वो उनका भी ध्यान रख सके। बैलेंस बिटवीन मिलिट्री एंड वेलफेयर, इसमें किस तरीके से मिलिट्री और वेलफेयर के बीच बैलेंस होना चाहिए उसके बारे में शुक्र नीति में बताया कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ मिलिट्री एंड वेलफेयर। शुक्र नीति एक्नॉलेज दैट मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड पब्लिक वेलफेयर आर interdependent. A strong military is needed to protect the kingdom, but the well-being of the people is equally crucial for the state's stability. An unhappy populace can lead to internal revolt, weakening the state from within, while external threats require a robust military defense. इसमें शुक्र नीति में वो ये बात पर जोर देते हैं कि मिलिट्री पावर के साथ साथ जो पब्लिक वेलफेयर वो एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि लोगों का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य की सुरक्षा के लिए एक पावरफुल मिलिट्री पावर की ज़रूरत है। अगर राज्य की स्थिरता के कल्याण के लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। अगर जो जनता है वो नाखुश है तो इसके नेतृत्व में वो विरोध कर सकती है, जिससे किसी भी स्टेट के अंदर इंटरनल अफेयर जो मतलब इंटरनल स्टेबिलिटी है वो मतलब इंटरनल जो उसके रिवॉल्ट है वो क्रिएट होंगे और जिससे कि स्टेट जो है वो कमज़ोर होंगे और इससे जो एक्सटर्नल थ्रेट है उनको भी एक रीबूस्ट मिलेगा, जिससे कि वो किसी हमारी जो स्टेट है, जो भी किंगडम है, पर्टिकुलर किंगडम है, उस पर वो वॉरफेयर इस्तेमाल कर सके। सस्टेनेबल गवर्नेंस, शुक्राचार्य एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ गवर्नेंस where military expenditure do not come at the expenses of the people's welfare. The ruler must balance investment in the military with the programs that promote the economic and social well-being of population. इसमें शुक्राचार्य जो है वो स्टेट में सस्टेनेबल अप्रोच से गवर्नेंस हो उस पर जोर देते हैं और वो कहते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ मिलिट्री पर ना किया जाए, बल्कि एक्सपेंसेस जो हैं वो एक उनके बीच में मतलब एक्सपेंसेस की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बैलेंस होना चाहिए पब्लिक वेलफेयर और मिलिट्री प्रोग्राम के लिए, जिससे कि सोसाइटी में इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग प्रमोट हो पॉपुलेशन के बीच में। Conclusion, in Shukra Niti, Shukracharya present a balanced approach to statecraft where the ruler's focus must be on both military strength and the welfare of the people. A powerful military ensure the security and protection of the state, while the welfare of the population ensure internal stability and prosperity. Shukracharya's political thought emphasizes that true power lies in the happiness of well-being of the people, and the king's success is measured not by territorial conquest but by the prosperity and contentment of his subject. जो शुक्र नीति में शुक्राचार्य एक बैलेंस अप्रोच प्रेजेंट करते हैं स्टेट क्राफ्ट की, जिसमें जो रूलर का फोकस है वो मिलिट्री के साथ साथ पीपल जो है उनके वेलफेयर पर भी किया जाना चाहिए। एक पावरफुल मिलिट्री जो है वो इंश्योर करती है स्टेट की प्रोटेक्शन को और सिक्योरिटी को। वहीं पर अगर हम वेलफेयर की बात करें तो हमारी जो पॉपुलेशन में वेलफेयर इंश्योर करता है इंटरनल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को। अगर हमारी पॉपुलेशन जो है, सब्जेक्ट्स जो है, प्रजा, वो वेलफेयर होगी, उसका कल्याण किया जाएगा, तभी हमारी जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो अच्छे से रहेगी, किसी भी तरह के विद्रोह नहीं होंगे। फिर शुक्राचार्य जो है वो इस पॉलिटिकल थॉट को एम्फेसाइज करते हैं कि जो पावर है वो सच में लाई करती है इन द हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ पीपल, यानी कि प्रजा की खुशी में ही एक किंग की पावर है। अगर किंग की सक्सेस को मेजर करना है तो वो सिर्फ उसकी टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट से ना करके उसकी जो प्रजा है उसके सब्जेक्ट की कंटेनमेंट और प्रॉस्पेरिटी से मेजर किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू शुक्राचार्य।
ये एंशंट मिडेवल पॉलिटिकल इंडियन थॉट के सेकंड पार्ट था, और इसके जितने भी चैप्टर है सबके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।